हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी केमिकल इक्वेशंस है वो सारी मैं आपको बता दूंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें इन केस अगर आपने पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, उसको प्लीज़ जाके देख लेना। ठीक है, और टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के बैक साइज के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद बस एक चैप्टर और बचा है विच इज़ इक्विलिब्रियम, जिसकी हमें एनसीईआरटी के बैक साइज क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस। बाकी थियोरेटिकल पोर्शन जितना था वो सारा चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं टर्म 2 के। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वाला है और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ बोरॉन टू थैलियम एंड कार्बन टू लेड। अगर आपको याद है क्लास 11th में दो ही ब्लॉक्स आपके पी ब्लॉक्स में दो ही ब्लॉक्स हैं आपके सिलेबस में, एक ग्रुप 13 है और एक ग्रुप 14 आपके सिलेबस में है। ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं और ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। अगर आपको याद है ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, दैट इज NH2NP1 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। ये आपकी बोरॉन फैमिली है और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 के। और अगर हम बात करें ग्रुप 14 को, जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, जिससे स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंबर, वो उसकी फैमिली बन जाती है। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 हुआ करती थी। और कार्बन फैमिली में केमिस्ट्री सिर्फ जीनियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इस तरीके से याद करवाया था। वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसने पूछा है कि आप अगर बोरॉन 13 की बात करते हैं, बोरॉन टू थैलियम आते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलता है। सिमिलरली ग्रुप 14 में कार्बन टू लेड में आओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो ये पूछ रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये वाली हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट उनसे कौन कौन सी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इससे पहले नोबल गैसेस आपके भरे जाते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हमें नोबल गैस चाहिए तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि वो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो उस चक्कर में NP से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और NS से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब NS और NP दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ग्रुप 13 के केस में 2 and 1 दैट इज इक्वल्स टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन हो सकता है सिर्फ NP से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले और NS के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाएं, वो नहीं निकले, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नहीं निकलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स दिखाते हैं दैट इज +3। जब NS और NP दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ NP से निकलेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स या फिर बोरॉन फैमिली हम क्या बोलेंगे, आपकी +3 और क्या होते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। बट डाउन द ग्रुप हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। इनर्ट पेयर का मतलब क्या है, NS के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं आपके न्यूक्लियस से। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो थैलियम के केस में आते हैं, तो इसकी वजह से NS वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ NP वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऊपर वाले जितने भी हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम +3 दिखाते हैं, नीचे आते आते +1 एंड +3 दोनों ही देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है और इसके पीछे का जो रीज़न हम बोलते हैं दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, जहाँ पे NS के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं निकलते। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, NS और NP दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी और अगर सिर्फ NP से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कार्बन फैमिली में +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली देखने को मिलती है। ऊपर वाले एलिमेंट्स तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे बट नीचे आते आते सिर्फ NP के ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड के केस में देखने को मिलती है और बीच में +2 के साथ +4 के साथ साथ +2 भी देखने को मिलती है क्योंकि नीचे आते आते +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है।
ठीक है, इन दोनों में से +4 वाला ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, बट लेड के केस में +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है और थालियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +3। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कम्पेयर टू TCl3। तो अभी मैंने आपको बताया बोरॉन फैमिली में नीचे आते आते थालियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो BCl3 में अगर आप देखते हो तो BCl3 में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3, और TCl3 की अगर हम बात करते हैं थालियम क्लोराइड की TlCl3 की, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3। ये +3 में कम स्टेबल है क्योंकि ये +1 में स्टेबल है, तो ये वाला थालियम जो है इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। थालियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3, और बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, इसलिए BCl3 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू थालियम Cl3। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थालियम के केस में अगर हम बात करें कौन से आपके NS और NP यूज होंगे, यहाँ पे बोरॉन है, गैलियम, इंडियम एंड थालियम, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। सिक्स पीरियड का एलिमेंट मतलब 6s2 6p1 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। यहाँ पे इनसे पहले 5d इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे और 4f के इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके, क्योंकि 6s से पहले 14f इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, साथ के साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स भी फिल्ड हैं, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 6s वाले हैं उनको ज़्यादा ट्रैक कर लेता है, और 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, वो इनर्ट पेयर बन जाते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो 6p के ही इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ निकलेंगे और वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ना कि +3। इसलिए थालियम क्लोराइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है और BCl3 वाला जो है वो स्टेबल है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए इसके बाद व्हाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैव बिहेव्स एज अ लोवेस्ट एसिड। ठीक है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो BF3 की ये बात बोल रहा है, ये लोवेस्ट एसिड की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। तो लोवेस्ट एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज वो होते हैं जिनका जो सेंटर एटम होता है उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या एक्स्ट्रा बॉन्ड वो बना सकता है। तो BF3 की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड्स है। 3 बॉन्ड्स का मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। सिंस सेंटर एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और खुद क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये एक लोवेस्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं कि वो लोवेस्ट एसिड है। इसमें आप ये भी दिखा सकते हो, जैसे BF3 को अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे अमोनिया के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये लोएस्ट बेस है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये लोएस्ट एसिड है ना, लोएस्ट एसिड है। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो NH3 अपना बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आपके BF3 को भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, सो आपका F3b इस तरीके से लिख सकते हो, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट करके BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर लोवेस्ट एसिड आप इसे बोल सकते हो। क्लियर है। इसके बाद कंसिडर द कंपाउंड BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे रिएक्ट विद वाटर। क्लियर है। चलिए तो BCl3 की बात करते हैं। BCl3 में जो बोरॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, अभी आपको बताया इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। मोरओवर इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बोरॉन के पास यहाँ पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप वाटर के साथ इसे रिएक्ट करवाते हो, ऑक्सीजन कैन एक्ट एज अ लोन पेयर डोनर, है ना। जैसे अमोनिया ने लोन पेयर को डोनेट करा था, ऐसे ही वाटर इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Cl- को फिर निकाल के इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकता है, और इस तरीके से H3BO3 का फॉर्मेशन भी होता है। BOH इस तरीके से 3 बार लग के H3BO3 का फॉर्मेशन भी होता है।
तो BCl3 हाइड्रोलिसिस कर सकता है, वाटर के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो सकती है, BCl3 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन जो है इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और वो सारे ही Cl के p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर चुके हैं। इसके पास सेंटर एटम में कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसके पास ना ही वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और क्योंकि ये d ऑर्बिट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी नहीं होते जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके हाइड्रोलिसिस दिखा सकता है। तो क्योंकि CCl4 में कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता क्योंकि उसके पास p ऑर्बिटल्स भी नहीं है और d ऑर्बिटल्स भी नहीं है। d ऑर्बिटल्स क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो CCl4 की वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, लेकिन BCl3 के केस में हाइड्रोलिसिस इसका पॉसिबल है। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोल रहा है बोरिक एसिड क्या प्रोटिक एसिड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो समझो व्हाट इज प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं, पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं। जैसे HCl अपना खुद का H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, पानी में जाएगा क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो ये HCl से निकला हुआ H पॉजिटिव है, ये एक प्रोटिक एसिड है। ऐसे ही H2SO4 को पानी में डालोगे तो ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ठीक है, और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पानी में जाने के बाद H2SO4 का H पॉजिटिव है। तो ऐसे एसिड जो अपना H पॉजिटिव रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटिक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोटिक एसिड बोलते हैं। अब आपने ये रिएक्शन देखी होगी H3BO3 की, अगर हम बात करें तो पानी में जब आप इसे डालोगे, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है? BOH4 माइनस बनाता है, ठीक है, साथ के साथ H पॉजिटिव भी बनाता है। तो आप क्या बोलोगे? जो H पॉजिटिव रिलीज कर दे वो प्रोटिक एसिड है। बट रिमेंबर दिस H पॉजिटिव इज नॉट अ पॉजिटिव ऑफ अ BH। H3BO3 से निकलने वाला H पॉजिटिव नहीं है, वो वाटर से निकलने वाला H पॉजिटिव है। अगर H3BO3 में से H पॉजिटिव निकलता तो H2BO3 माइनस बनता, बट वो नहीं बना, दिस कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड। तो सिंस दिस H पॉजिटिव comes from water and not from H3BO3, therefore it is not a protic acid। वो एक प्रोटिक एसिड नहीं है, H3BO3 प्रोटिक एसिड नहीं है। अब ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है? तो ध्यान से देखो, H3BO3 क्या है? H3BO3 इज बोरॉन अटैच टू 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस तरीके से, ठीक है, H3BO3। अब बोरॉन की अगेन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो वाटर का जो अटैक होता है कुछ इस तरीके से होता है, वाटर अपना ऑक्सीजन इसके p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, पॉजिटिव चार्ज आया, उस लोन पेयर को हटाने के लिए H पॉजिटिव निकल जाता है। तो ये वाटर से निकलने वाला OH है। BOH3 के खुद के तो H3BO3 में खुद तो क्या थे? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप खुद के थे, बट वाटर से निकलने वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से BOH, इसने BOH4 माइनस वो बना देता है और वाटर से जो H पॉजिटिव निकलता है वो आपका फिर H पॉजिटिव वाटर का निकला होता है, बट H3BO3 का नहीं निकला होता, इसलिए वो प्रोटिक एसिड नहीं है, ठीक है। चले इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड। बहुत इजी रिएक्शन है। H3BO3 जब आप हीट करते हो तो पानी तो निकलता ही है, ठीक है, तो किस तरीके से देखोगे? H3BO3 में से अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो पानी निकालो, पानी मतलब वाटर निकालना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? H2 और एक ऑक्सीजन निकालो तो क्या बन जाएगा? HbO2। क्या बनेगा? HbO2 बनेगा, ठीक है। इसको फर्दर हीट करेंगे तो और भी पानी निकलेगा, बट ये पानी कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 2 H चाहिए, है क्या? एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको डाइमराइज करके निकाल दो, H2B2O4 करो, ठीक है। अब इसमें से पानी निकालोगे तो H2O निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? B2O3 बच जाएगा। ये आपकी हीटिंग रिएक्शन ऑन योर बोरिक एसिड है, ठीक है। चलें आगे। तो ये चीज़ है, पानी पानी एक निकालना है। जब पानी नहीं निकाल पाओ तो इसको वाटर बनाने के लिए
डबल से डायमराइज कर दो, H2B2O4 बन जाएगा, फिर B2O3 बन जाएगा पानी निकालने के बाद। इसके बाद डिस्क्राइब द शेप ऑफ BF3 एंड BH4 माइनस, असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दो स्पीसीज। BF3 आपका ट्राइगनल प्लेनर इसकी शेप होती है, ठीक है, BF3 ये वाला होता है। शेप पूछी है तो क्या लिखोगे, ट्राइगनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, आपको पता है ट्राइगनल प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। दिस इज बेसिक क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग टर्म 1। शेप क्या रहेगी, ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2। अगर मैं बात कर रही हूं BH4 माइनस की, तो टेट्राहेड्रल इसकी शेप रहती है ना, शेप पूछी होगी और हाइब्रिडाइजेशन पूछी होगी। जब शेप टेट्राहेड्रल होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो BH4 माइनस की टेट्राहेड्रल शेप रहती है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है। यही पूछा है ना, असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इसकी sp2 होगी क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं, इसने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलें आगे। ओके, सो राइट द रिएक्शन व्हिच टेल्स द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं। सो एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एल्यूमिनियम कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। एल्यूमिनियम का क्या देखने को मिलता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर देखने को मिलता है। उसकी केमिकल रिएक्शंस आपसे पूछी हुई हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम एट अ टाइम कैन एक्ट एज एसिड, एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब एल्यूमिनियम एक एसिड की तरह एक्ट करेगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम बेस की तरह काम करता है तो एल्यूमिनियम फिर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और एसिड कौन सा लेंगे, HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए। तो इस केस में एल्यूमिनियम ने एसिड के साथ रिएक्ट करा इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम ने एसिड की तरह बिहेव करा इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस केस में एल्यूमिनियम ने एज अ बेस वो दिखा रहा है, बेस का बिहेवियर दिखा रहा है और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दो केमिकल रिएक्शंस कौन सी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी। एल्यूमिनियम डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3 का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो किसी भी आपके मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होना हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है, तो ये वाली केमिकल रिएक्शन भी आप दिखा सकते हो। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl 6 moles of HCl टू प्रोड्यूस 2 moles of AlCl3 एंड 3 moles of हाइड्रोजन गैस। तो ये एल्यूमिनियम का क्या दिखा रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम का बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम का ये एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है, एल्यूमिनियम का ये एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH टू प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, Na पॉजिटिव AlOH4 माइनस, ये एक ही है, ठीक है, Na पॉजिटिव AlOH4 माइनस वो दिखा रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है एल्यूमिनियम दिखा पा रहा है, तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखा सकते हैं और वही केमिकल रिएक्शंस आपकी पूछी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद वाई आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके सेंटर एटम में लेस दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स whose center atom has इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, या फिर आप ये बोलो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, हाँ चलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, हैज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ लोएस्ट बेस, ठीक है। BCl3 एंड SiCl4 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसके सेंटर एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि BCl3 में बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो बोरॉन के क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच विल बी लेस दैन 8,
तो यहाँ पे बोरॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इन डेफिशिएंसी है यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं SiCl4 की, तो SiCl4 में तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, इनके पास 4 बॉन्ड्स हैं। 4 बॉन्ड्स का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई? तो बेसिकली आप ये नहीं बोल सकते कि उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी आपको स्पेसिफाई नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना बोलना है कि उनके सेंटर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए, उनके सेंटर एटम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए और उनकी टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। सो SiCl4 में 4 बॉन्ड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में आप इनके पास क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करवा सकते हैं, इसीलिए SiCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो SiCl4 में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से उसकी हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम भी करता है। और BCl3 में तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, इसलिए इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल्स होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होके क्या कर सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम कर सकता है। चलिए आगे, चलिए राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2- एंड HCO3-। तो सिंपल है, पहले तो CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके पास 2- ये आपका वन ऑफ द स्ट्रक्चर है, फिर ये बॉन्ड इधर बनाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है और नेगेटिव या फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक सेकेंड, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये वाला भी तो डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके, देखो एक पाई बॉन्ड ऊपर वाले पे, एक इधर और एक इधर, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके, आपके CO3 2- के। HCO3- की बात करते हैं, वन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये इधर बॉन्ड बना सकते हैं और ये इधर लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये आपका स्ट्रक्चर HCO3- का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लोएस्ट एसिड्स सॉरी लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ HCO3-, ठीक है। चलें आगे, तो ये बना लेना। इसके बाद व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO3 2-। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। CO3 2- में आप देखो, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इस कार्बन के पास सेंटर एटम के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, sp2। ट्रिक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी बताई थी। इसके बाद डायमंड में आप जानते हो दिस इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यहाँ पे हर एक कार्बन जो है वो 4 टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन 4 और कार्बन से जॉइंट है, तो टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायमंड के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में आप जानते हो लेयर स्ट्रक्चर होती है, हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक 6 मेंबर्ड रिंग का इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है, लेकिन हर एक कार्बन सिर्फ 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाली। ग्रेफाइट के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, डायमंड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर हम बात करें कार्बोनेट के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डायमंड एंड अ ग्रेफाइट ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो डायमंड की सबसे बड़ी बात है कि डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो मूव करके कंडक्शन दिखाता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता, तो नॉन कंडक्टिंग डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, ठीक है, और ये ग्रेफाइट जो है कंडक्टिंग नेचर का है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक 3D नेटवर्क बनता है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलती हैं, है ना, ऐसे लेयर्स बनी होती है 6 मेंबर्ड रिंग की, इस तरीके से लेयर्स बनी होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे 3D आपका नेटवर्क होता है और इसी की वजह से, रिजिड होने की वजह से इसको हम एज अ ग्लास कटर भी यूज़ करते हैं। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हम इसको ग्लास कटिंग में भी यूज़ करते हैं। और ये आपका सॉफ्ट होता है तो ल्यूब्रिकेंट में यूज़ हो जाता है, ल्यूब्रिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 4-5 बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो कि कार्बन जो है 4 अदर कार्बन्स के साथ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं। यहाँ पे कार्बन रेस्ट 3 अदर कार्बन्स के साथ हेक्सागोनल, मतलब बेसिकली प्लेनर फॉर्म में होता है और हेक्सागोनल जो आपकी लेयर्स बन रही होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद रैशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड केमिकल रिएक्शन। लेड टू क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस लेड Cl4। तो लेड टू क्लोराइड में अगर आप, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, अगर आप इसमें ज़्यादा Cl2 फ्लश कर रहे हो तो लेड Cl4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बट सिंस लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है स्टेबल एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेड Cl4 जो है आपका ये डिकम्पोज कर जाता है लेड Cl2 में और Cl2 रिलीज कर देता है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है +2 से, तो ये हीट सेंसिटिव होता है लेड टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन है। थर्ड में लेड इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन विद एन आयोडाइड। तो लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, I- के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो वो लेड आयोडाइड, लेड I4 नहीं बनाएगा, ठीक है, लेड I4 वो नहीं बनाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज, आपका आयोडाइड क्या है, मतलब बेसिकली आपका लेड I4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लेड I4 में यहाँ पे लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और I- जो है एक बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद को वो ऑक्सीडाइज करना चाहेगा और दूसरे को रिड्यूस करना चाहेगा। ये बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो I- I2 में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और लेड +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो लेड को रिड्यूस कर देगा क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और I- फिर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो लेड I4 नहीं बनता सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद सजेस्ट द रीजन BF बॉन्ड इन BF3 इज 130 पिकोमीटर, whereas BF4- में 143 पिकोमीटर है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जब हम बात करते हैं BF3 की, तो यहाँ पे बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और BF4- की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्लियर है। तो अगर आप बोरॉन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और फ्लोरीन का बॉन्ड देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड छोटा हो जाता है, एज कंपेयर टू बोरॉन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन, बेसिकली उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम क्या बोलते हैं, क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं इथाइन में, तो इथाइन में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये छोटा है, क्योंकि ये कार्बन क्या है
हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप इथीन में देखते हैं तो इथीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके कंपैरिजन में बॉन्ड बड़ा होगा। और अगर आप मीथेन में देखते हैं तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो बॉन्ड और भी बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस, तो उसकी वजह से आपके बॉन्ड लेंथ में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद इफ BCl बॉन्ड हैज अ डाइपोल मोमेंट, BCl के अंदर तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन BCl3 में डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोरॉन एंड Cl का अगर आप इंडिविजुअली बॉन्ड कंसिडर करते हैं तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स क्लोरीन रहते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसी की वजह से बॉन्ड जो है वो पोलर रहता है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं BCl3 में, तो BCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर इस तरीके से होता है, और इस बॉन्ड की जो बॉन्ड पोलैरिटी है, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में होती है, और नीचे ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं इनकी बॉन्ड पोलैरिटी नीचे की तरफ होती है, और ये दो बॉन्ड का नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होता है। इन दोनों बॉन्ड्स का नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होता है, और उतना ही होता है जितना एक बॉन्ड Cl का डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके BCl3 का जो नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो जितने भी सिमेट्रिकल, परफेक्टली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, है ना, या स्क्वायर या फिर ट्रायगोनल प्लेनर, ये सारे आपके ट्रायगोनल प्लेनर परफेक्ट मतलब जो साइड एटम्स भी बिल्कुल सेम हो, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 रहता है। उस केस में डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 रहता है। डन, चलें आगे। इसके बाद एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन HF होगा, क्यों? HF के साथ इनसॉल्युबल होगा। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और HF एक कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक को आयनिक में ही डिसोल्यूशन उसका हो सकता है। आयनिक एंड कोवलेंट ऑपोजिट नेचर के हैं, कभी भी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन AlF3 को अगर आप NaF में डालते हैं तो वो जल्दी से सॉल्युबलाइज कर जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, आयनिक नेचर का। आयनिक नेचर का तो F- ये रिलीज करेगा। AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, F- को एक्सेप्ट करता है, तो AlF वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और Na पॉजिटिव एज एन काउंटर आयन रहता है। और भी एल्यूमिनियम की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मेंटेन करने के लिए वो 3 F6- एक्सेप्ट करता है, F- एक्सेप्ट करके इस तरीके से आपका NaF में वो रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर Al सोडियम एल्यूमिनियम आपका सोडियम आपका हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट बन जाता है कंपाउंड, उसको फिर से आप BF3 में डालते हो, तो अब BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसके अंदर, ये F- को एक्सेप्ट करके BF4- में कन्वर्ट होगा और AlF3 वापस आपको मिल जाएगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी केमिकल रिएक्शंस को लर्न कर लेना। इसके बाद सजेस्ट अ रीज़न कि CO क्यों पॉइजनस है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करता है लंग से आपके मसल्स में, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है। Hb हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है। वो ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। ठीक है, और फिर आपके HbO2 बाइंडेड हीमोग्लोबिन हर जगह, हर मसल्स में जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वो चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और आपकी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है वो हीमोग्लोबिन और CO का होता है एज कम्पेयर टू O2। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप घर में विंटर्स के टाइम पे जब आप अंगीठी वगैरह चलाते हो, है ना, फायर वगैरह चलाते हो, तो क्या हो, हीटर्स वगैरह चलाते हो, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिलीज होता है। ठीक है, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में रात को जब आप सो जाते हो हीटर वगैरह चला के, तो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी हो जाती है। अब देखो बाहर ऑक्सीजन भी है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा बाइंड करने में खुश है,
तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, सफोकेशन होके डेथ हो जाती है, सफोकेशन होके डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है। अच्छा, ये बाइंडिंग जो है वो इरिवर्सिबल भी है, ठीक है। जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग टूट जाती है। तो अगर किसी को सफोकेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उसको बाहर खुली हवा में ले जाओ जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्रेजेंट, वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। सो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से पॉइजन का काम करता है। चलिए, इसके बाद शो द एक्सेसिव कंटेंट ऑफ, क्या लिखा है, हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अर्थ का टेम्परेचर राइज होना ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है हमारी जो अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे CO2 होता है, बट एक्सेस ऑफ यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो CO2 का अमाउंट अब इंक्रीज हो रहा है। CO2 क्या करता है? सनलाइट के थ्रू जो भी आपकी हीट रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ पे डाली जाती हैं, वो CO2 कुछ हीट रेडिएशंस डायरेक्टली भी आपका एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ से रिफ्लेक्टेड हीट को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब CO2 क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। तो कुछ CO2 जो हीट इसके पास एब्जॉर्ब है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देता है हीट, और कुछ अर्थ में डिसिपेट कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। सो CO2 ने जितने भी हीट को एब्जॉर्ब करे, अब उसको डिसिपेट करना है, तो कुछ तो एटमॉस्फेयर में वापस से डिसिपेट कर देता है, ठीक है, और कुछ अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देता है, हीट, ठीक है। तो इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखी जाती है। स्ट्रक्चर B2H6 एंड और बोरिक एसिड। B2H6 एक डाइमर है, बोरॉन के BH3 मॉलिक्यूल, जैसे ये एक BH3 है, ऐसे ये दूसरा BH3 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को पूरा करने के चक्कर में इस तरीके से ये कंप्लीट बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर होता है, जिससे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी इसे बोलते हैं। तो B2H6 का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रिजिंग एटम्स होते हैं, इनके बॉन्ड जो हैं बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू टर्मिनल एटम्स वाले बॉन्ड्स। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये प्लेन में होते हैं, 4 1 2 3 4 5 6 एटम प्लेन्स में होते हैं। ये ऊपर की तरह इस तरीके से ब्रिज बन रहा होता है और ये एटम्स नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद H3BO3 आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस तरीके से 3D नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? ये एक H3BO3 का मॉलिक्यूल है, H3BO3 है ना, मतलब ऐसे मान लो, हाँ ये वाला, ऐसे ही ये वाला दूसरा H3BO3 का मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक 3D नेटवर्क के फॉर्म में, सॉरी 2D नेटवर्क के फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन बोराक्स इज हीटेड स्ट्रांगली? बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, सेकेंड पार्ट। एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड NaOH, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। BF3 इज रिएक्टेड विद अमोनिया। तो BF3 को अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आएगा। यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, है ना। बोरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, है ना। सॉरी, H3BO3 को पानी में डालोगे, देखो Na2B4O7 बोरैक्स क्या होता है? 10 टाइम्स ऑफ वाटर। इसको जब आप हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो B2O3 भी बनता है। केमिकल रिएक्शंस आप देख लें। बोरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो अभी आपको मैंने बताया वो H पॉजिटिव रिलीज करता है और BOH4 माइनस बनाता है। एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस करना आप अपने आप एक बार देख लेना, जो एसिड बेस केमिकल रिएक्शंस में भी हमने देखा था, एम्फोटेरिक बिहेवियर। और BF3 को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सिलिकॉन जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये आपकी केमिकल रिएक्शंस है। जैसे मेटल मैग्नीशियम जो है कार्बन और क्लोरीन के बीच में इंसर्ट करता है, इस तरीके से सिलिकॉन यहाँ पे
बेसिकली हम यहाँ पे सिलिकॉन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करके चलेंगे। CH3Cl के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन के साथ 3 Cl और एक मिथाइल ग्रुप लगेगा। और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या फिर 2 मिथाइल ग्रुप 2 Cl लग जाए, या फिर 3 मिथाइल ग्रुप 1 Cl मिल जाए, या फिर चारों ही मिथाइल ग्रुप लग जाए। तो ये सिलिकॉन की रिएक्शन है आपके मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, है ना, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का HF के साथ रिएक्शन होना सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज करता है। और भी HF प्रेजेंट हो तो H2SiF6 बना देता है, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, F- इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके SiF6- बनाते हैं, जिसको SiF6 2- बनाते हैं, क्योंकि F4 में 2 F- गए, उसको बैलेंस करने के लिए 2 H पॉजिटिव है, तो H2SiF6 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इज हीटेड विद जिंक, तो जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CO2 में कन्वर्ट होगा और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद NaOH, ये वही वाली रिएक्शन है सोडियम एल्यूमिनेट वाली। इसको पानी में एल्यूमिनेट में डालोगे, ठीक है, तो आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा, मेटा एल्यूमिनेट, और वाटर रिलीज हो जाएगा। चलिए, इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की अगर हम बात करें, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू एल्यूमिनियम कंटेनर, concentrated HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू एल्यूमिनियम कंटेनर। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। एल्यूमिनियम जो है आपके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और आपको एक बहुत ही थिन फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के देता है, जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है, ठीक है। और इसको फर्दर केमिकल रिएक्शंस फर्दर नहीं होती, क्योंकि प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन आप दिखा सकते हो। एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूसेस Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक थिन लेयर बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मिक्सचर ऑफ डाइल्यूटेड NaOH रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पीसेस, ठीक है। तो ये हमने वही करा है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इसके बाद ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, क्योंकि उसके अंदर लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो 2 लेयर्स हैं वो वैन डर वाल इंट्रैक्शंस के थ्रू हेल्ड आउट होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है इजीली क्लीव कर जाता है, क्योंकि वैन डर वाल इंट्रैक्शंस वीक होते हैं, तो उसको हम एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में डायमंड इज यूज एन एब्रेसिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसे हम कटर की तरह भी यूज़ करते हैं, ग्लास कटर की तरह भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम एलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ जब आप मेटल का मिक्सिंग करते हो तो बहुत ही लाइट वेटेड एलॉयज आपके मिलते हैं, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। होते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है, बट वो लाइट होते हैं और क्रोजन उसके अंदर नहीं होता, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एरोप्लेन्स में एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए लाइट बॉडी उसकी होनी चाहिए, अगर हैवी हो जाएगा तो गिर जाएगा। एरोप्लेन्स की जो बॉडी है वो एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम से मिलके बनती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने आयरन जैसे मेटल को यूज़ करा तो बारिश होती है ऊपर, है ना, और हवा की प्रेजेंस में वो जल्दी से कोरोड भी हो जाता है, तो हम उसमें आयरन डाल के नहीं बना सकते, और दूसरा वो हैवी भी होता है आयरन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए हम एल्यूमिनियम के एलॉयज को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसका जो यूज़ है वो टफ चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑब्वियसली, दूसरा कोरोसिव नहीं होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए, तो उसमें आपके एलॉयज यूज़ होते हैं। क्लियर है? एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स शुड नॉट बी यूज टू कीप वाटर ओवरनाइट। देखो, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स हर जगह यूज़ होते हैं, हर घरों में एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, मतलब यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, है ना, वो ज़रा यूज़ होते हैं। कुछ लोग तो उसमें खाना स्टोर करके भी रात भर रख देते हैं, बट हमें नहीं रखना चाहिए, वो पॉइजन है। ऐसा बोला जाता था कि जो पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे अगर किसी को मारना होता था ना, तो एल्यूमिनियम के अंदर रखा हुआ खाना, ओवरनाइट खाना उनको खिलाया जाता था, एंड दैट फूड, जब आप एल्यूमिनियम के अंदर रखा हुआ खाना कंज्यूम करते हो तो वो फूड पॉइजन बन जाता है, तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है, ठीक है। तो कभी भी एल्यूमिनियम के अंदर आपको खाना ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए, पानी ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके नहीं कंज्यूम करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, एल्यूमिनियम जो है वो जब आपका ओवरनाइट आपने पानी उसमें स्टोर करा है, तो यहाँ पे Al+3 आयंस के फॉर्म में आपका
एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट करते हैं, Al+3 आयंस आपका फॉर्म होता है। Al+3 आयंस यहाँ पे आपके फॉर्मेशन होते हैं और Al+3 आपका एक पॉइजन का काम करता है, ठीक है, आपकी बॉडी में चला जाता है और एक पॉइजन का काम करता है। क्लियर है? सो जनरली एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर क्विकली, एकदम से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप उसको ओवरनाइट रखोगे, टाइम आपने दे दिया, तो ये रिएक्शन होती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वाटर आपके खाने में है, और एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्शन करके Al2O3 बना लेता है, ठीक है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में Al+3 का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। एंड Al+3 इज इंजूरियस टू हेल्थ इफ वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, अगर वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करते हो तो Al+3 जाता है बॉडी में, जो इंजूरियस टू हेल्थ है। इसके बाद लास्ट पार्ट में एल्यूमिनियम वायर इज यूज टू मेकिंग अ ट्रांसमिशन केबल, ठीक है। सो एल्यूमिनियम जो है आपका अनएफेक्टेड बाय एयर है, ठीक है, मॉइस्चर और एयर से वो जल्दी से रिएक्शन नहीं दिखाता, जैसे आयरन कोरोड हो जाता है। और एल्यूमिनियम एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर भी होता है, जिसकी वजह से हम उसको एज अ केबल में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन व्हाई इज देयर अ फिनोमिनल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। तो ये आपको पता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट यहाँ पे कार्बन टू सिलिकॉन की बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को, नॉर्मल डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो तो चलो ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, हाई शील्डिंग होती है, हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, DNF इलेक्ट्रॉन्स की हाई शील्डिंग बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होते हैं, और रिपेल होने की वजह से उनको निकालना इजी होता है। तो काफ़ी स्मॉल आयनाइजेशन, बेसिकली डिक्रीज जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा साइज़ वाला फैक्टर भी लिख सकते हैं, जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करते हैं। तो कार्बन टू सिलिकॉन में जाओगे तो साइज़ में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा और आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है ना, स्कैंडियम कॉन्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। हाँ चलो, सो वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन दोनों से पहले कोई भी डी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन गैलियम से पहले स्कैंडियम टू जिंक वाली सीरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम 3D सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे गैलियम से पहले 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस के पास ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। What are allotropes? Allotropes are the compound, are one or more than one forms which have same chemical properties but physical properties अलग होती है। Same material से बने होते हैं but उनकी जो binding property है वो अलग है, लेकिन chemical properties same होती है, ठीक है, और physical properties different होती है, ठीक है। सो ये आपके जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में, कोल फॉर्म में, ठीक है, आपका दूसरा फ्यूलरीन फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। इन सब की केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने वाली है, ठीक है। 2 एलोट्रॉप्स में आप यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट लिख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डायमंड एंड ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बना सकते हो तो बना लाना। अब क्लासीफाई द कंपाउंड्स एज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। तो आपको बताया था CO जो है करवाया हुआ है, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। बोरॉन, एक सेकेंड रुको, हाँ। सो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये एसिड और बेस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर वो एसिडिक नेचर के हैं तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बस आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम और लेड जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम और लेड के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, दोनों की ही तरह बिहेव करते हैं।
ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। थैलियम नीचे आते आते उसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो थैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाता है तो ये बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। और बचा क्या, SiO2 नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है, B2O3 नॉन मेटल है। ये तीनों जो हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर है? केमिकल रिएक्शंस आपको दिखानी है। तो यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन एंड कार्बन तीनों ही नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे तो बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शंस आपकी दिखा रखी है। तो यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट बनता है। केमिकल रिएक्शंस याद कर लेना। CO की कोई केमिकल रिएक्शंस होती नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। एल्यूमिनियम एंड लेड एक्ट्स एज एम्फोटेरिक, तो एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ही लेड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। और थैलियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, तो इसलिए वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करके TlCl3 और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये केमिकल रिएक्शंस लर्न करनी है और आपको दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 27, if some of the reactions of thallium resembles with aluminium whereas others it resembles with group 1 metals, support the statement। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन में कॉमनली ऑब्जर्व होता है। तो ऐसे ही थैलियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन के कंपाउंड्स बना लेता है, बट ऑल्सो थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन में भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 1 जो है उनके एलिमेंट्स मेटल होते हैं, मेटालिक नेचर के होते हैं, तो उनके जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो थैलियम आपका जो होगा उसके भी, क्योंकि थैलियम में मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो ये भी एक मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो इसके भी ऑक्साइड, थैलियम के भी ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे ग्रुप 1 के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ऐसे ही आपके थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। और एल्यूमिनियम से कैसे रिजेंबल करते हैं, क्योंकि थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है जैसे एल्यूमिनियम दिखाता है। इसके बाद एक आपका मेटल है X दैट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में पूरी केमिकल रिएक्शन अच्छे से लिखा करो। ये आपका मेटल है, क्लियर करके लिखा करो, ठीक है। तो कार्बन वगैरह तो नहीं हो सकते। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है, आपको वाइट प्रेसिपिटेट A मिला है, ठीक है। इसके बाद A इज ऑब्टेन विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। अगर A में और ज़्यादा NaOH डाल दोगे तो इट विल गिव यू अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच इज B, है ना, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड A सॉल्युबल इन डाइल्यूटेड HCl। तो A जो है वो डाइल्यूटेड HCl में आपका सॉल्युबल रहता है, मतलब A क्या कर सकता है, एक बेस का भी काम कर सकता है। इस केस में हम ये बोल सकते हैं। और A जो है इसके साथ रिएक्ट करके आपका प्रेसिपिटेट बना रहा है और एक्सेस में सॉल्युबलाइज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद द कंपाउंड A व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स, A को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हैं तो D मिलता है, which is used to extract metal. Identify A, B, C and D आपको बताना है, ठीक है। सो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं। एल्यूमिनियम को हमें जानते हैं, एल्यूमिनियम को जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको AlOH3 का मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। अगर आप इसी को स्ट्रॉन्ग और NaOH में डालते हो तो इसके साथ OH- बाइंड होके आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये सॉल्युबल होता है। दूसरा एल्यूमिनियम जो है, अच्छा सॉरी A, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये, है ना, A जो बना है, हाँ ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। इसको डाइल्यूटेड HCl के साथ ट्रीट करोगे तो AlCl3 का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हो तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर आपका रिलीज हो जाता है। तो ABCD क्या है, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है और ऐसे क्वेश्चंस को लर्न कर लो, ज़्यादा अच्छा है, दिमाग लगाने से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस को लर्न कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे आते आते क्योंकि पुअर शील्डिंग हो जाती है D and F इलेक्ट्रॉन्स की, तो NS इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस hence does not participate in a chemical reaction, वो inert pair बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, इनर्ट पेयर बन जाते हैं और ऐसे इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं।
एलोट्रॉपी की बात करते हैं तो मोर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, मोर देन वन कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट different physical properties are called allotropes. Catenation, the ability to bind itself through a single bond or multiple bonds and form a large chain is the catenation property, जिसमें आप कार्बन का एग्जाम्पल लिख सकते हो. इसके बाद a certain X salt gives the following result. Aqueous solution is alkaline to its aqueous solution. अच्छा, इसके अंदर एक सर्टेन कंपाउंड है X, ठीक है, उसने ये सारी प्रॉपर्टीज दिखाई हैं. उसका एक्वा सॉल्यूशन इज एल्कलाइन टू लिटमस, मतलब वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है उसका एक्वा सॉल्यूशन. इसके बाद इट स्वेल्स अप टू गिव द ग्लासी मटेरियल, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो ग्लासी मटेरियल मिलता है, बोरैक्स बीट टेस्ट, ठीक है. व्हेन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू हॉट सॉल्यूशन ऑफ X, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ एसिड Z सेपरेट्स आउट. राइट द इक्वेशंस ऑफ ऑल दी अबव 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो ये आपकी इक्वेशंस हैं. आपको पता है यहाँ पे सोडियम बोरेट हम लेते हैं, बोरैक्स लेते हैं सॉरी, तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो NaOH और H2BO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ओवरऑल इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या करता है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन में आता है, बेसिक होता है लिटमस पेपर की. तो जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो B2O3 का फॉर्मेशन होता है, बोरैक्स बीट जिसे हम बोलते हैं, ग्लासी बीट बोलते हैं. दूसरा थर्ड में H2SO4 के साथ आप इसको रिएक्ट करते हो, ठीक है, अ वाइट क्रिस्टल सेपरेट्स आउट, तो H2SO4 के साथ H3BO3 Na2SO4 और वाटर मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पे वाइट क्रिस्टल्स आपको एसिड सेपरेट्स आउट, वाइट क्रिस्टल्स ऑफ एन एसिड Z सेपरेट्स आउट, तो आपको वाइट क्रिस्टल्स बोरिक एसिड के मिल जाते हैं, ठीक है. तो ये तीनों केमिकल रिएक्शंस है जो आपको लर्न करनी है. इसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशंस, तो यहाँ पे आपको पता है BF3 के साथ LiH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो B2H6 का फॉर्मेशन होता है ना, और LiF बनता है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस मैंने आपको दे रखे, आप प्लीज़ यहाँ से इसको एक बार देख लेना. क्लियर है, एक एक करके लिखवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये कुछ चीज़ें लर्न ही करनी पड़ेंगी. B2H6 को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो H3BO3 का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. इसके बाद NaOH को B2H6 के साथ ट्रीट करते हो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बन जाता है. इसके बाद H3BO3 को हीट करेंगे तो मैंने आपको याद करवाई दिया, HbO2 बन जाएगा, फिर वाटर निकालोगे तो B2O3 बन जाएगा. क्लियर है. इसके बाद हाँ ये वाला आपको बता ही दिया है मैंने. इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन में एल्यूमिनियम ट्रीटेड विद NaOH, बहुत बार कर लिया, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है. B2H6 को अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो ये आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बोरेन और अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस. तो ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको लर्न करनी है. इसके बाद प्रोडक्शन मेथड ऑफ CO है एंड CO2 है. तो C को अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अगर एक्सेस ऑफ O2 में करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. लैबोरेटरी प्रिपरेशन में फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करवा दो, मतलब पानी निकाल दो, H2O निकाल दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. डिहाइड्रेशन करवाने के लिए H2SO4 का यूज़ करते हैं. और CO2 का लैबोरेटरी प्रिपरेशन में कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ ट्रीट करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से रिलीज होता है. क्वेश्चन नंबर 33, द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स. अभी आपने देखा बोरैक्स का जब मैंने एक्वा सॉल्यूशन देखा था ये रहा, ठीक है. तो क्या हुआ, NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ओवरऑल सॉल्यूशन को बेसिक बनाता है. तो आपका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो NaOH की वजह से बेसिक होगा. बोरैक्स का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद बोरिक एसिड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलीमर मतलब आपका ये बहुत ज़्यादा आपके कॉम्बिनेशंस में होता है और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा बोरिक एसिड, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पॉलीमराइज करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन डाइबोरेट. B2H6 में अगर हम बात करें सिर्फ BH3 होता तो sp2 बोलती, बट B2H6 की बात करें तो B2H6 में इस तरीके से ये डोनेट हो सकता है और बोरॉन के अब 4 बॉन्ड्स हो गए तो आपके यहाँ पे B2H6 में जो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, ठीक है. इसके बाद थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म हम जानते हैं ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन बी कार्बन का. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एग्जिबिट, ग्रुप 14 मतलब NH2NP2, तो +4 एंड +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो देखने को मिलती है. सिर्फ +4 नहीं, -2 तो कभी नहीं बनाएगा वो, है ना,
+4 तो फिर भी बना देगा, +2 और +4 आयन्स सारे नहीं बनाते। नीचे आओगे तो लेड +2 बनाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिलिकॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रिएक्शन लिखिए। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, जहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ जाता है सिलिका की चेन में तो सिलिकॉन बन जाता है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होते हैं। RSiCl3 के साथ रिएक्ट करते हो वाटर, तो वाटर इन सारे सेल को रिप्लेस करके OH उनके वहाँ पे लग जाता है। और अब यहाँ पे आप एक और मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नया बॉन्ड बन के इस तरीके से पॉलीमेरिक शीट बनती है जिसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। जहाँ पे R इन्वॉल्व हो जाए तो वो सिलिकॉन बोला जाता है। तो ये प्रिपरेशन मेथड है सिलिकॉन की, ठीक है। सो यहाँ पे हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लिया है पी ब्लॉक के। कुछ रिएक्शंस हैं वो लर्न करनी ही पड़ेगी। मेन ब्लॉक में मेन दिक्कत यही है कि चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा लर्निंग आप कैसे कर सकते हो, केमिकल इक्वेशंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, या फिर किसी शीट पे लिख के बेड के पीछे लगा लीजिए, उसको सुबह शाम रिवाइज कर लीजिए, या फिर रोज़ सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऐसे आप 1 पेज शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं चीज़ों के और रिविजन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस S ब्लॉक की और P ब्लॉक की इंपॉर्टेंट है, तो इनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए और आपको चीज़ें हो भी जाएंगी लर्न, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ABCD भी तो करी थी, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे P ब्लॉक एलिमेंट्स की NCERT की कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। और अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह रहे हैं। लंबे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 2 पार्ट्स में मिलने वाले 70-80 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में आपको मिलेंगे और जल्द ही मिल जाएंगे और हमारा सिलेबस भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।